नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अभिषेक फुलवरिया पे। दोस्तों बात करने जा रहे हैं आरबीएससी 12th के जो मॉडल पेपर 2024 है उसके कुछ प्रश्नों की बात करेंगे और उनके उत्तर भी देखेंगे, ठीक है, ताकि आपका पेपर में बढ़िया प्रश्न रिपीट वगैरह हो तो सीधा प्रश्न सही हो जाए। क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री वाले मॉडल पेपर को अगर देखा हो तो 4 से 5 प्रश्न ऐसे थे जो सीधे सीधे उसमें कॉपी पेस्ट कर दिए थे, जैसे हीमोग्लोबिन वाला, मैग्नीज की ऑक्सीजन अवस्था वाला और COF6 जो है उसकी वीबीटी की संरचना वाला। ऐसे 3-4 प्रश्न थे कम से कम जो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किए थे। तो आपको भी यही काम करना है, ये मॉडल पेपर एकदम घोट के पी के जाना है पूरा, क्योंकि इससे अगर कोई प्रश्न आया तो आपका गलत होगा नहीं। और एक और बात, जरूरी नहीं हुबहू सेम ही आए, उससे आसपास के प्रश्न भी आ जाते काफी बार। तो इसको अपन देखते हैं ना, टाइम वेस्ट किए हुए बिना। तो देखो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है पराग कणों की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है। ये पहले का पहला प्रश्न, ठीक है ना। पराग कणों की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ की। ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो सर्वाधिक प्रतिजैविक पदार्थ भी माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक खतरनाक पदार्थ है और ये आसानी से अपघटित भी नहीं होता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसको अम्ल, सार या एंजाइम ऐसा कोई भी ज्ञात नहीं जो इसको अपघटित कर सके। इतना खतरनाक पदार्थ है, इसीलिए पराग कण वायुमंडल में लंबे समय तक बने रहते हैं और जीवाश्म भी है काफी टाइम तक बने रहते हैं। तो ऐसा प्रश्न आ जाए, पराग कण प्रकृति में लंबे समय तक क्यों बने रहते हैं, क्योंकि उसके बाह्य भित्ति में स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना। और ये जो मॉडल पेपर है उसमें स्पिरो लिखा है या स्पोरी लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके, एक और बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो स्पोरोपोलेनिन परागकण की बाह्य भित्ति में जहां पर नहीं पाया जाता उस जगह को जनन छिद्र कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। अगला, ये जो पेक्टिन और सेल्यूलोज है ये इसकी अंत भित्ति में पाए जाते हैं। और बढ़िया प्रश्न बनाना हो ईमानदारी से यही बनाना चाहिए कि परागकण की अंत भित्ति में क्या पाया जाता है, क्योंकि लोग रट के बैठे स्पोरोपोलेनिन जय बाबेरी, खोटा हो जाएगा, ध्यान रखना। अंत भित्ति पूछे तो सेल्यूलोज और पेक्टिन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन सी कोशिका करती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। इसको आलंबक कोशिका भी कह सकते हैं, इसको सस्टेनेबुलर सेल कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सहारा प्रदान करती है परागकणों को, इनको गति करना भी यही सिखाती है। और बात करें तो इस सर्टोली कोशिका से एक इनहिबिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा, इनहिबिन, यानी संदमक हार्मोन स्रावित होता है जो कि FSH को कंट्रोल करता है। किसको, FSH को। कौन सा, इनहिबिन हार्मोन। कौन स्रावित करती है, सर्टोली कोशिका। और बात करें तो सर्टोली कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका है, इसका आकार सामान्य कोशिकाओं से बड़ा होता है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम क्या था, सर्टोली कोशिका। इससे एक और एंटी मुलेरियन हार्मोन भी स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अपने सिलेबस में जितना उतना बता दिया। अगला, एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका है, लीडिंग कोशिका। प्रश्न आएगा, लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राणु को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, उसका नाम है LH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मैं लिख देता हूं, ध्यान रखना भाई, कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन। क्या प्रश्न आएगा, लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन के स्त्राणु को कौन प्रेरित करता है, तो LH हार्मोन प्रेरित करता है जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा, LH। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कैसा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। या फिर इसका एक और नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है, वो मिलेगा आपको ICSH। क्या मिलेगा, ICSH। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी आपको ध्यान रखना है, LH, या इसको क्या बोलते हैं, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है और उसको प्रेरित करता है LH या ICSH। ये बात आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और नर जन्म कोशिका ये तो शुक्राणु का निर्माण वगैरह करती है और शुक्रवाहिका शुक्राणु का परिवहन करती है, स्थानांतरण करती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है औषधि रहित IUD। IUD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी अंतः गर्भाशय युक्ति कौन सी है। तो इसमें आपको 2, 4, 5 नाम दे रखे, वो देख लो। एक है LNG-20, एक है प्रोजेस्टासर्ट। ये दोनों ध्यान रखना भाई, ये हार्मोन मोचक है। कैसी मोचक है, हार्मोन मोचक। हार्मोन मोचक IUD पूछे तो ये हो जाएगा LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। ये तो नाम से पता चल रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। एक और बात, लीडिंग कोशिकाओं से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है उसका किताब में नाम दे रखा पुंजन। ये अगर ऐसा प्रश्न आ गया खोटा कर देंगे लोग। पुंजन या इसी को बोलते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है और उसको पुंजन या एंड्रोजन भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगली बात, ये थोड़ा पास ज्यादा रखा है, दिमाग एकदम सही रखना। औषधि रहित इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी अंतः गर्भाशय युक्ति कौन सी है, तो ये तो दोनों कैसी है, हार्मोन मोचक है। ये जो दे रखा है कॉपर टी, ये जो है ये एक प्रकार की कॉपर मोचक आयोडी। कैसी है, कॉपर मोचक। ये कॉपर आयनों का मोचन करती है जो शुक्राणु की गतिशीलता में कमी कर देते हैं।
अगला, ये जो आपका राइट आंसर है लिपेप्स लूप, कौन सा? लिपेस लूप है। लिपेप्स नहीं पढ़ सकते, लिपेपस नहीं, क्योंकि पर्पल है तो लिपेप्स नहीं है, लिपेस लूप है। कैसा? लिपेस लूप। ठीक है, तो ये कौन सी है? औषधि रहित है। कैसी? औषधि रहित। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा लिंग संलग्न रोग है? कैसा रोग है? लिंग संलग्न। अब यहाँ पर लिंग संलग्न रोग का मतलब ये नहीं है कि लिंग के जुड़े हुए रोग है, ऐसा प्रश्न नहीं है। लिंग संलग्न रोग का मतलब ये है कि ये जो रोग है वो एक्स या वाई गुणसूत्र पर मिलेगा। किस में मिलेगा? एक्स या वाई गुणसूत्र पर। यानी जो लिंग गुणसूत्र होता है उनसे जो जीन है उस पर जुड़े हुए जो रोग है वो कौन से होंगे? लिंग संलग्न रोग। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोफीलिया। कैसा पीलिया? क्या पीलिया? हीमोफीलिया। हिपेटाइटिस रोग और एड्स रोग, ये दोनों एक प्रकार के यौन संचालित रोग है। एसटीडी है ना, ये ध्यान रखना। कैसा रोग है? यौन संचालित रोग। और हैजा जो है वो जीवाणु द्वारा जनित रोग है। आपको ट्रिक भी पढ़ा रखी है। पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टेटनस। इस प्रकार से आप याद रख लेना। पंडित का टीका न्यू है। न्यू से निमोनिया और ऐसे हैजा। तो ये सारे कैसे रोग है? जीवाणु जनित रोग है। अपने तो फिलहाल में ये ध्यान रखना, ये किस प्रकार का रोग है? ये एक प्रकार यौन संचालित रोग है। ये एक प्रकार का यौन संचालित रोग है। और हीमोफीलिया इसका राइट आंसर है। ये एक प्रकार का एक्स लिंग सूत्र संलग्न रोग है। ठीक है ना, एक्स लिंग सूत्र संलग्न। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई, शानदार प्रश्न बोलेंगे इसको। तो प्रश्न है, डीएनए के दोनों रज्जुक किस बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? बढ़िया प्रश्न इससे कहते हैं। अब 99% लोग सुन मतलब रट के बैठे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बंध। खोटा होगा भाई, ध्यान रखना। क्यों? किसने क्या पूछा है? डीएनए के दो रज्जुक, ये डीएनए के एक रज्जुक, ये मान लो डीएनए का दूसरा रज्जुक, इनके बीच में कौन सा बंध है? तो इसके बीच में हाइड्रोजन बंध होगा मैडम। कौन सा होगा? हाइड्रोजन बंध। तो इसको राइट कर देना, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ये जो फॉस्फोडाइस्टर बंध है ये दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में पाया जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, उनके बीच में कौन सा बंध होगा? फॉस्फोडाइस्टर बंध। ये ध्यान रखना, ये किसके बीच में होगा? न्यूक्लियोटाइड के बीच। पेप्टाइड बंध, दो अमीनो अम्ल जिस बंध द्वारा जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला यानी पेप्टाइड बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड कह सकते हो, यानी प्रोटीन बनाते हैं। तो दो अमीनो अम्ल या बहुत सारे अमीनो अम्ल जिस बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। और ग्लाइकोसाइडिक बंध ये पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के बीच में, यानी मोनोसेकेराइड इकाइयां जिस बंध द्वारा जुड़कर लंबे पॉलीसेकेराइड अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है उसे अपन बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो ये तो मोनोसेकेराइडों के बीच में, ये अमीनो अम्लों का मध्य, और ये किसके बीच में? न्यूक्लियोटाइडों के बीच में। ध्यान रखना, किसके बीच में? न्यूक्लियोटाइड। और आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन बंध। ये दो रज्जुकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, समजातता का सही उदाहरण है। समजातता है ना, यानी समजात अंगों का पूछा है। तो ऐसे अंग जो उत्पत्ति में समान और कार्य अलग अलग करे, उत्पत्ति क्या है? सेम है, काम क्या करे? अलग अलग, उसको बोलते हैं समजात अंग। और ऐसे अंग जो उत्पत्ति में अलग अलग है लेकिन काम सेम करे उसको बोलते हैं समरूप अंग, या उसको बोलते हैं समवर्ती अंग। तो समवर्ती अंग अपना पूछा क्या है? समजात अंग। देखते हैं इसको। मानव, चिता, बैल के अग्रपात। अब आप सोचो, मानव कहाँ? मानव के हाथ अलग है, चिते के हाथ अलग है, यानी अलग अलग काम करते हैं। बैल के तो अलग ही पूरे, और अग्रपात का मतलब है आगे के हाथ टाइप है ना। तो ये जो है वो सारे उत्पत्ति में सेम है, काम सारे क्या करते हैं? अलग। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा। तो समझाता हूं कौन से है? मानव, चिता और वेल, इसके अग्रपाद। ठीक है भाई। अब ये क्यों नहीं है वो भी थोड़ा सा समझ लो। एक है शकरकंदी, क्या लिखा? शकरकंदी, बंदी नहीं लिखा, सही बात है, शकरकंदी। वास्तव में यह होना शकरकंद चाहिए, पेपर वाले ने लिखा, आपने भी लिख दिया कुछ नहीं। शकरकंद जो है, शकरकंद जिसे सामान्य भाषा में हकरिया कहते हैं, ठीक है, ये और आलू दोनों खाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, दोनों को गर्म करके आप खा सकते हो, सेक कर खा सकते हो, उबाल कर खा सकते हो, जैसे भी खाओ आपकी इच्छा। शकरकंदी और क्या लिखा? आलू। तो ये दोनों खाने में काम आते हैं, यानी काम इनका सेम है। काम क्या है? सेम, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है। इस प्रकार के अंगों को समवर्ती अंग कहते हैं। तो ये उल्टा हो गया, इन सबकी क्या है? उत्पत्ति सेम है और काम अलग अलग है। अपना ये ढूंढना है। अगला, पक्षी और चमगादड़ के पंख, इनकी भी क्या है? उत्पत्ति तो अलग अलग है, काम सेम है, इसलिए उड़ने में काम आता है। तो अपना क्या देखना है? काम अलग हो, उत्पत्ति सेम हो। जैसे मानव, चीता और वेल, इनके काम अलग अलग है लेकिन उत्पत्ति सेम, इसलिए राइट है। और ऐसे ये भी देख सकते हो, फ्लिपर है ना, डॉल्फिन और वेल के, तो ये तीनों समवर्ती में चले जाएंगे। और ये कौन सा है? समजात का। एग्जाम्पल रट के जाना, ऐसा प्रश्न जरूर आता है। अगला प्रश्न, संक्रामक रोगों का सही समूह है। किसका? संक्रामक रोगों का सही समूह है। सारे के सारे संक्रामक होना चाहिए। पहले इसको उड़ा दो, कैंसर कोई संक्रामक रोग नहीं है। ये कैंसर कहाँ पर है? और कहीं पे है क्या? एक में ही है, ये रहा एक और। ये दोनों क्या है? संक्रामक रोग हो ही नहीं सकते। तो पहले दो ऑप्शन तो यूं ही घट जाएंगे। कैंसर एक असंक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अगला, नेक्स्ट ये देख लो। अब इसमें संधिशोथ, संधिशोथ को बोलते हैं आर्थराइटिस। क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस, यानी जोड़ों में दर्द वगैरह होना संधिशोथ, तो उसको बोलते हैं संधिशोथ, या उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। तो ये जो रोग है
ये जोड़ों से संबंधित है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता, तो इसको भी उड़ा दिया जाए तो पीछे एक ही बचेगा, जिसका नाम है न्यूमोनिया, पेचिस और एड्स। ये एक प्रकार का कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। अब काफी लोगों को डाउट रहता है एड्स क्या छूने से फैल जाता है? तो ना सर। क्या हवा से फैलता है? ना, ये एक प्रकार का यौन संचालित रोग है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तो सर संक्रामक रोग कहते हैं। तो एड्स एक संक्रामक रोग तो है, लेकिन छुआछूत का रोग नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और न्यूमोनिया उसको बोलते हैं कॉन्टाजीनियस रोग है ना, जो छुआछूत से फैल जाता है। ये सामान्यतः छुआछूत से नहीं फैलता है। तो ये कैसा रोग है? ये संक्रामक रोग है, लेकिन छुआछूत का रोग नहीं है। बाकी न्यूमोनिया और पेचिस ये दोनों आसानी से वायु के माध्यम से या हवा के माध्यम से, जल के माध्यम, वायु और हवा से भी होता है, जल के माध्यम से छूने के आसानी से फैल सकता है, ठीक है। लेकिन एड्स आसानी से नहीं फैलता, ये ओनली फॉर यौन क्रियाओं द्वारा फैलता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न और देखते हैं, वेट एंड वॉच। हाँ, तो अगला जो प्रश्न है वो है बीओडी का पूरा नाम। किसका? बीओडी का पूरा नाम पूछा है। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऑप्शन है, कौन लिखे? सीधा आंसर ध्यान रखना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या प्रश्न आएगा? बीओडी का पूरा नाम क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो किसी अशुद्ध जल में उपस्थित या फिर कार्बनिक मात्रा जिसमें जीवों की वगैरह की है, उसको खत्म करने के लिए जीवाणुओं को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसको बोलते हैं बीओडी। यानी किसी जल में उपस्थित या अशुद्ध जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को पूर्णतः अपघटित करने के लिए जीवाणुओं को जितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है, उसको क्या बोलते हैं? बीओडी। जिसकी बीओडी जितनी ज्यादा होती है, कहने का मतलब उसमें अशुद्धिया उतनी ही ज्यादा है, वो प्रदूषित जल ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और बीओडी जितनी कम है, उसकी अशुद्धिया और प्रदूषण जो है क्षमता वो सबसे कम रहेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि बीओडी कम है मतलब उसमें कार्बनिक पदार्थ कम है, और कार्बनिक पदार्थ कम है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम चाहिए होगी जीवाणुओं को, ठीक है। अगला नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी है? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, पेपर में प्रश्न आ भी रखा है ये पहले किसी कंपटीशन में। ऑप्शन है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक और द्वितीयक उपभोक्ता। अगर ये नहीं होता तो आपका राइट आंसर होता उत्पादक। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होता है, लेकिन इसने अपघटक ऑप्शन साथ में दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा अपघटक। क्योंकि अपघटक जो होते हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु वगैरह, तो वो अपघटक होते हैं। और उनकी संख्या बहुत, जैसे आपने इतने सूक्ष्म जीव ले लिए, आप सोचो कितने सारे होंगे, तो अपघटक की संख्या सर्वाधिक होती है, ये ध्यान रखना। अगर अपघटक ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको क्या राइट करना है? उत्पादक होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अपघटक है तो फिर ये राइट होगा, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए संख्या ज्यादा होती है। अगला नेक्स्ट है, आणविक कैंची किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर जिसे कहते हैं ना, तो वो किसे कहते हैं? तो आणविक कैंची कहते हैं प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियस एंजाइम को। किसे? प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियस एंजाइम, जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ये पर्सन पहले भी आ रखा है। अगला, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? तो ये डीएनए की लंबी श्रृंखला निर्माण में काम आता है, ध्यान रखना। वो रेप्लिकेशन आपने पढ़ा, डीएनए की प्रतिकृतिकरण, उसमें काम आता है। डीएनए लाइगेज, डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है, दो श्रृंखला को आपस में जोड़ेगा कौन? तो लाइगेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? तो डीएनए की श्रृंखला के कुंडलन को खोलता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, टीआई प्लाज्मिड, कौन सा प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? तो टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि या निर्माण करने वाला जो प्लाज्मिड होता है उसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। और ये प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसके भी ऑप्शन मैंने नहीं लिखे क्योंकि बड़े बड़े नाम है, आप सीधा नाम याद रखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, टीआई प्लाज्मिड। अगला प्रश्न, समष्टि गुण है, समष्टि में कौन कौन से गुण होते हैं? जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है, लिंगानुपात होता है, सारे होते हैं, यानी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ऑल, सारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। यूं नहीं सारे सारे मत कर दो ए बी सी डी, ना, लगाना एक ही तो आपको डी लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है? समष्टि गुण है, तो समष्टि गुण क्या होता है? जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात, तीनों होते हैं। यानी समष्टि किसे कहते हैं? तो एक विशेष जाति के जो जीवों का समूह है उसको बोलते हैं समष्टि, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने तप्त स्थल है? तप्त स्थल का मतलब होता है हॉट स्पॉट। तो भारत में हर एक मोबाइल में हॉट स्पॉट है, वो काम नहीं आएगा। यहाँ पर जो हॉट स्पॉट है उसका मतलब है जहां पर जैव विविधता, जीवों की मात्रा, जीवों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव, उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। तो किसी ऐसा स्थान जहां पर भरपूर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है उसको बोलते हैं तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। और भारत में 9 हॉट स्पॉट है, नहीं 3 है, कितने? 9 एक ऑप्शन में नहीं है, 9 तो टोटल है, ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी के अनुसार है, बाकी कहीं पे आपको 4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन अपने जो एनसीईआरटी में लिखा है वही फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके अनुसार 3 राइट आंसर होगा। कितना होगा? 3, ठीक है। और नाम भी ध्यान रखना, एक तो है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, दोनों को मिलाकर एक बोला गया है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। दूसरा पूछे हिमालय, तीसरा पूछे तो इंडो बर्मा, इंडो बर्मा 1, हिमालय 2 और पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला 3। तो इसका राइट आंसर होगा 3 होगा भारत में। अगला प्रश्न, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऊर्जा जहां पर भी दिखे वो राइट लगा देना, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या होता है? सीधे। जैव भार पिरामिड सीधे भी हो सकता है, उल्टे भी हो सकता है। तालाब वाला कौन सा? तालाब या महासागर का, वो जो उसका जैव भार पिरामिड उल्टा होता है, ये ध्यान रखना, अपवाद है।
बाकी सारे क्या होते हैं, सीधे। जैसे जैव संख्या है तो जैव संख्या पिरामिड सामान्यतः सीधे होते हैं, लेकिन वृक्षीय यानी वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र का उल्टा होता है, खेत का बोल सकते हो आप, ये भी ध्यान रखना। वृक्ष वाला पूछा जाता है तो वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है, उल्टा, और इसमें तालाब वाला उल्टा होगा, और जैव ऊर्जा वाला हमेशा ही सीधा होगा। जैव ऊर्जा लिखो, खाली ऊर्जा लिखो, चलेगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है IUCN की लाल सूची, कैसी सूची, लाल सूची, रुचि नहीं लाल सूची है, ठीक है, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति विलुप्त हो चुकी है, यानी ऐसी जाति चुननी है आपको जो विलुप्त हो चुकी है, किसके अनुसार, IUCN की लाल सूची। लाल सूची का मतलब यहाँ पर एक IUCN एक संस्था है, ठीक है। IUCN क्या है, संस्था, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वो एक बुक जारी करती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, ठीक है, जिसमें विलुप्त जातियों का क्या होता है, वर्णन होता है, ये ध्यान रखना। तो उसके अनुसार इनमें से कौन सी जाति विलुप्त हुई, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। डोडो, इसका संबंध है मॉरिशस से, किससे, डोडो है मॉरिशस, ये मॉरिशस। और बढ़िया पर्सन बनाना हूँ, मेरे को बोले ऐसा ही बनाऊँ। डोडो का संबंध कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, मॉरिशस से, अफ्रीका से, रूस से। दिमाग फ्यूज ध्यान रखना, तो आपको ये नाम ध्यान रखना, ऐसा पर्सन बन सकता है। डोडो का संबंध किससे, तो डोडो जो है वो रूस का है, मतलब सॉरी मॉरिशस का है। क्वेगा कहाँ की है, अफ्रीका की, क्वेगा अफ्रीका। और थाइलेसिन क्या है, तो अक्सर ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीन नाम याद रखना कम से कम। डोडो किसका है, मॉरिशस का, या मॉरिशस की पक्षी है। अगला नेक्स्ट है क्वेगा, क्वेगा कहाँ की है, तो अक्सर अफ्रीका का है ना। और थाइलेसिन कहाँ की है, तो अक्सर थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया की। एक दो नाम और ध्यान रखना, एक आपको साथ में ये याद रखना है कि बाली, क्या रखना, बाली, काली नहीं, बाली, जावा। और एक याद रखना है कैस्पियन सागर, कैसा सागर, कैस्पियन, खारे पानी की झील है सबसे बड़ी विश्व की, कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये तीन नाम देना, बाली, जावा और कैस्पियन सागर। इन तीनों के भाई बाघ गायब हो चुके, क्या गायब हो चुके, बाघ। तो बाघ कहाँ के, बाघ, बाघ होता है ना, बाघ, ये ध्यान रखना, टाइगर। तो बाघ जो है वो कहाँ के विलुप्त हुए, तीन नाम ध्यान रखना, बाली, जावा और कैस्पियन सागर। एक और आप दो ध्यान रखना है, स्टेलर समुद्री गाय, रूस की है, कहाँ की भी, रूस नाम इसीलिए आया था पहले दिमाग में, ये रूस। इसकी एक गाय है जिसका नाम है स्टेलर, क्या नाम है, कैसिलर, स्टेलर समुद्री गाय है, स्टेलर समुद्री गाय। तो ये भाई विलुप्त हो चुकी है रूस से। तो ये नाम ध्यान रखना भाई, कौन सी प्रजाति कहाँ से विलुप्त हुई है, तो मॉरिशस का डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, ठीक है। उसके अलावा बाली, जावा और कैस्पियन सागर, बाली, जावा और कैस्पियन सागर ये जगह है। बाली, जावा और कैस्पियन सागर का क्या गायब हो चुका है, तो अक्सर बाघ विलुप्त हो चुका है। और स्टेलर समुद्री गाय कहाँ की संकटकालीन है या विलुप्त हो चुकी है, तो है रूस की, किसकी, रूस की, स्टेलर र से रूस। ये थी अपने विलुप्त जातियां। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दी एबो। अगला प्रश्न, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है, यानी एक को तो मजा आता, फायदा होता है, और दूसरी जाति में ऐसा तीर नहीं होता भाई, ये जाति, तो दूसरी जाति को क्या होता है, ना लाभ ना हानि, यानी एक को तो मजा आता है, दूसरे को ना तो मजा आता है ना कोई नुकसान होता है, यानी ना तो लाभ होता है ना ही नुकसान होता है। तो वो दूसरी जाति क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। उसका राइट आंसर है सहभोजिता, क्या है, सहभोजिता। तो राइट आंसर वापस सुनो, ये अभी सेकंड ग्रेड के पेपर में आया था, सेम टू सेम पर्सन, डिट्टो कॉपी। पर्सन क्या था, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ और ना हानि, तो है सहभोजिता। अब मजा क्या है, दिक्कत ये होती है, सह मतलब साथ साथ, दिमाग में ये आता है सहभोजिता, साथ साथ भोजन करना, दोनों को लाभ होना चाहिए, ये खोटा कर देता दिमाग। ये वहां पर ध्यान रखना, सहभोजिता में एक जाति को लाभ होगा, दूसरे को ना लाभ होगा ना ही हानि होगी, ठीक है। अगला परभक्षण, इसका राइट आंसर तो हो गया। परभक्षण में देखो, जो खा रहा है उसको मजा आएगा, यानी उसका तो होगा लाभ, और जिसको खा रहा है उसका नुकसान। जैसे मान लो कुत्ता चलता चलता चूहे को खा गया, तो कुत्ते को तो क्या हुआ, फायदा, तो वो तो परभक्षी है, उसको लाभ होगा, और जिसको खाया, जिसका परभक्षण किया, उसको नुकसान होगा, ठीक है। तो एक को लाभ एक को नुकसान होगा। अगला सहोपकारिता, ये बड़ी एग्जांपल है, ये आपके पेपर में आ सकता है। इसका नाम ध्यान, लाइकेन, क्या नाम है, लाइकेन। शैवाल और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है, जिसमें शैवाल को भी लाभ होता है, कवक को भी लाभ होता है, दोनों को लाभ हो, यानी दोनों प्लस हो, तो आप उसको बोलोगे सहोपकारिता। एक प्लस और एक माइनस, यानी एक को लाभ एक को नुकसान, तो उसको बोलोगे परभक्षण। परजीवी में भी ऐसे होता है ना, परजीवी में भी सेम टू सेम चीजें। जैसे मान लो आपके माथे में जूं है, मेरे में नहीं, आपके माथे में क्या, जूं को तो लाभ हो रहा है, वो खून पी रही है, आपको नुकसान हो रहा है, तो उसमें भी एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है। ऐसे जीव जो किसी जीव के शरीर पर रहता है उसको बोलते हैं परजीवी। कैसा जीवी, परजीवी। तो इसमें तो प्लस माइनस होगा। सहोपकारिता में दोनों को फायदा होता है, शैवाल को भी और कवक को भी। उसमें हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस। और एक सहभोजिता, भाई रट के रखना, ये जो है उसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ ना हानि। ये आपने वो गुले वाली कहानी सुनी होगी, खेत में जब
पशु चरते हैं तो बगुलों को खाने के लिए छोटे मोटे कीट मिल जाते हैं, बगुले को तो फायदा हो जाता है, लेकिन पशु चरते हैं उससे पशुओं को कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब पशु चरते हैं तो जो पेड़ पौधों के अंदर या छोटी मोटी घास के अंदर जो कीट छुपे होते हैं वो साले बाहर निकल जाते हैं और उसको बगुला पकड़कर खा जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन पशु जब चरते हैं, पशु को क्या हुआ, कीट बाहर है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, तो पशुओं को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, लेकिन बगुले को लाभ होता है, मजा आता है बैठे बैठे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये अपने छोटे वाले पर्सन हो गए। अब से दोबारा कहते हैं अ ब स द, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन या एमसीक्यू बोलते हैं, ये सारे हो गए पूरे। अब अपन देखेंगे रिक्त स्थान वाले पर्सन। वीडियो बढ़िया लग रहा हो लाइक मत कर देना है, ठीक है, आगे देखते हो। हाँ, तो नेक्स्ट रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, परत विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, यानी प्रश्न है कि विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने वाली परत का नाम क्या है, तो उसका नाम है टेपिटम। कौन सा, टेपिटम, यानी परागकोश की सबसे भीतरी जो परत है जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है उसका नाम है टेपिटम। क्या नाम है, टेपिटम, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एक परिपक्व नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब इसने ये बताया नहीं है कि शुक्राणु का निर्माण करना है या फिर लघु बीजाणु का निर्माण करना है, क्योंकि दिक्कत ये है नर युग्मक जो है वो पेड़ पौधों में भी होता है और जंतु में भी होता है। अगर जंतु में होता है तो शुक्राणु होगा, उसके निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन बोलेंगे, और अगर यही प्रक्रिया पेड़ पौधों में हो तो उसमें भी नर युग्मक तो बनता है, उसको बोलते हैं लघु बीजाणु, तो उसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। लेकिन यहाँ पर कुछ तो नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर शुक्र जनन लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादातर ये जो प्रश्न है वो जूलॉजी के पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र जनन, ठीक है। और अगर और बढ़िया लिखना चाहो तो आप इसमें नर युग्मक जनन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, नर युग्मक जनन, युग्मक जनन। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी युग्मक के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन बोलेंगे, और आगे नर है तो नर लगा दो, और मादा हो तो मादा युग्मक जनन लगा दो। युग्मक जनन मतलब युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, गैमेटोजेनेसिस, तो इसको बोलेंगे मेल गैमेटोजेनेसिस। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं। उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन जन, जिनको इंग्लिश में बोल सकते हैं म्यूटाजन या म्यूटेजन, जो भी बोले ना, म्यूटाजन बोलो तो भी ठीक है, म्यूटेजन बोलो तो भी ठीक है। हिंदी में बोले तो क्या बोलोगे, उत्परिवर्तन जन बोलोगे, उत्परिवर्तन जन, यानी उत्परिवर्तन को जन्म देने वाले उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी केंद्रक में हल्के अभिरंजित हुए क्षेत्र क्या कहलाते हैं। तो ये आपको पढ़ा रखा है, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो हल्के अभिरंजित होता है और गहरे अभिरंजित होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यूक्रोमेटिन। अगला है, प्राकृतिक वर्ण किसकी मुख्य संकल्पना है। तो ये चार्ल्स डार्विन की, किसकी, चार्ल्स डार्विन की, और ये विकास से संबंधित है ना, ध्यान रखना। चार्ल्स डार्विन की विकास से संबंधित संरचना क्या है, संकल्पना, ये प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था इसने। अगला प्रश्न है, कोलोस्ट्रम, कौन सा, कोलोस्ट्रम, जिसे 3-4 नाम ध्यान रखना इसके। एक तो इसको खीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खीस। इसी को आपको कहीं पे पीयूष लिखा हुआ मिल सकता है, तो खीस या पीयूष दोनों किसके नाम है, कोलोस्ट्रम का नाम है। माँ का पहला दूध बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं प्रथम स्तन्य। क्या बोलते हैं, प्रथम स्तन्य, ये बात आप ध्यान रखना। इसको बोलते हैं खीस, दूध, या मतलब दूध तो नॉर्मल है ही, खीस बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, प्रथम स्तन्य बोलते हैं। और ये जो कोलोस्ट्रम है ये क्या है, इसमें आपको पूछा है प्रतिरक्षी कौन सी सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो वो होती है IgA। कौन सी होती है, IgA, ध्यान रखना, इम्यूनोग्लोबिन ए बोल सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करता है, यीस्ट का प्रयोग करता है भाई, किसका, यीस्ट का। और इसका IUPAC नाम ध्यान रखना, IUPAC मतलब जैविक नाम है ना, जूलॉजिकल नेम, वो इसका सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। क्या नाम है, सैकेरोमाइसीस सेरेविसी, सैकेरोमाइसीस सेरेविसी या सेरेविसी, जो भी लिखो, सैकेरोमाइसीस सेरेविसी किसका नाम है, यीस्ट का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, काटे गए डीएनए खंडों को कौन सी विधि द्वारा अलग करते हैं। तो आपको ज्योमेट्री जैसी रचना पढ़ी थी, उसे पढ़ा था कि डीएनए छोटे छोटे खंड होते हैं, बड़े और छोटे खंडों को अलग कैसे करते हैं, तो आकार के आधार पर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जिसे जेल विद्युत संचलन भी कहते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का राइट आंसर होगा, काटे गए डीएनए खंडों को अलग करने की विधि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल विद्युत संचलन कहते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, किसी कोशिका के कर्तोतक, कर्तोतक मतलब वह भाग, इसको एक्सप्लांट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सप्लांट, ठीक है। यानी आपने पेड़ पौधे का वह भाग चुना है जिससे आपको पूरा पौधा बनाना है, तो उस छोटे से भाग को बोलेंगे एक्सप्लांट या उसको बोलते हैं कर्तोतक। और इससे पूरे पादप के जो बनने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं
पूर्ण सख्तता, याद आ गई मेरे को, चिंता मत करो, पढ़ा हुआ है मैंने थोड़ा थोड़ा। पूर्ण सख्तता, ठीक है, याद रखना, पूर्ण सख्तता बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं, एक मिनट इधर लिख देता हूँ, टोटिपोटेंसी। अंग्रेजी नहीं आती भी, हिंदी में लिखेंगे, ये टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी बोलो, या इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण सख्तता, यानी किसी छोटे से भाग द्वारा पूरे पादप के निर्माण की प्रक्रिया टोटिपोटेंसी या पूर्ण सख्तता कहलाती है। अगला प्रश्न लास्ट है, मेघालय के बहुत सी, मतलब मेघालय की एक जगह है जो बहुत सी दुर्लभ प्रजातियों या जातियों की अंतिम शरण स्थलीय, फाइनल वहीं पे जाकर बसना है, तो वो है पवित्र उपवन। क्या होगा इसका राइट आंसर, पवित्र। अब आप सोचो कैसे कैसे पर्सन, एक एक लाइन से पर्सन चुन चुन कर ले आएंगे, ठीक है ना। क्या नाम है, पवित्र उपवन। अशोक वाटिका कैसे होती है, उस प्रकार से ध्यान रखना। तो पवित्र उपवन किसके, मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ, दुर्लभ मतलब बहुत रेयर चांस में पाई जाने वाली जातियों की अंतिम शरण स्थली, ये किताब की लाइनें आपको पढ़ा दी, ठीक है। ये सारे छोटे वाले प्रश्न थे रिक्त स्थान के। हाँ, तो इसी के साथ अपने रिक्त स्थान वाले और अबसद वाले जितने भी प्रश्न थे छोटे छोटे, वो सारे पूरे हो चुके हैं। अब अपने अति लघुतरात्मक प्रश्न कुछ देर के मैं बोल के सुना देता हूँ, है ना, बाकी आपको याद रह जाएगा। पहला प्रश्न है, परागण किसे कहते हैं। तो परागण क्या होता है, पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया। और बढ़िया लिखना हो तो परागकणों का पुंकेसर के पराग कोष से निकलकर स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। अगला, और किसके परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं, पार्थेनियम, गाजर घास के परागकण जो होते हैं वो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया। तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है वो सटन और बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था, सटन और बोवेरी। अगला प्रश्न है, सिस्ट्रॉन क्या है। क्या प्रश्न है, सिस्ट्रॉन यानी का संपार। तो सिस्ट्रॉन डीएनए का वह खंड होता है जो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है। डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड का क्या करता है, निर्माण, क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। अगला प्रश्न, अनुकूली विकिरण का कोई एक उदाहरण। तो अनुकूली विकिरण का एग्जांपल आपको याद रखना, डार्विन फ्रिंज। क्या याद रखना, डार्विन फ्रिंज, या फिर एक और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट है, समवर्तिता की परिभाषा। समवर्ती अंग आपको पढ़ा रखा है, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो अलग अलग है लेकिन कार्य सेम है, उसको बोलते हैं समवर्ती अंग, और इस गुण को बोलते हैं समवर्तिता, ठीक है। अगला प्रश्न, एनालॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा करते हैं। तो टाइफाइड परीक्षण मतलब जो टाइफाइड ज्वर है, बुखार एक प्रकार का, जिसको आंत्र ज्वर भी बोल सकते हो, तो उसकी पुष्टि कौन से परीक्षण द्वारा करते हैं, तो विडाल परीक्षण या विडोल परीक्षण, ध्यान रखना। और इसके उपचार में काम आने वाली औषधि का नाम ध्यान रखना, क्लोरेमफेनिकोल। क्या नाम है, क्लोरेमफेनिकोल। ये आपके केमिस्ट्री में भी लिखी हुई है और इसमें भी लिखी हुई है। तो क्लोरेमफेनिकोल नाम ध्यान रखना, आंत्र ज्वर में काम आने वाली औषधि है, यानी टाइफाइड में काम आने वाली औषधि है। अगला नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, अगला प्रश्न है, हाँ, प्रारंभिक कूट AUG किस अमीनो अम्लों को कोडित करता है। तो AUG ये जो है वो मिथियोनिन अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोडित करता है। और आपको ये जरूर बताना लास्ट में, समापन कोडोन कौन कौन से, ये आप कमेंट कर देना, ठीक है। और एक दही में पाए जाने वाले कौन से, हाँ, दही में पाए जाने वाले लाभदायक जीवाणु का नाम। जीवाणु आपको पता है, दही में लैक्टोबैसिलस होता है, अम्ल पूछे तो लैक्टिक अम्ल होगा, ठीक है। बाकी बड़े प्रश्न काफी सारे दे रखे हैं, इतने सारे पॉसिबल नहीं लिखना, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ अपने छोटे वाले प्रश्न सारे पूरे होते हैं, तिलगुतात्मक, रिक्त और अबसद वाले सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में थोड़ा जरूर बताएं। धन्यवाद।